सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रिबल स्टडी पॉइंट पर। हमने सेल बायोलॉजी की दो क्लास का अध्ययन कर चुके थे। आज हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है 1972 में सिंगर और निकोलसन दो वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किया गया था, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से किया था। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो मेनली सेल मेम्ब्रेन के जो घटक होते हैं, जिसमें 60% तो प्रोटीन पाया जाता है, 58 से 59% प्रोटीन, ऑलमोस्ट 60% के आसपास, जबकि जो लिपिड है वो 40% के आसपास, और एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो 1 से 2% के मध्य पाया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन में जो है मेनली दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो परिधीय पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ये परिधीय प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, ये जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहे हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन है, जबकि दूसरे जो टाइप होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, अंगभूत, यानी कि जो मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है उसके आर पार की तरफ होते हैं। ये जो होते हैं आपको शो हो रहे हैं रेड कलर में, वो होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन में हमने देखा था कि इनमें भी 2-3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एंजाइमेटिक प्रोटीन है, और एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जिसमें से ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ये हो गई, और जबकि ये इंटीग्रल प्रोटीन में स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया। प्रोटीन दूसरा हमने लिपिड देखा था। 40% लिपिड में मेनली जो लिपिड पाया जाता है फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में, जिसका हेड पार्ट बाहर की तरफ होता है, जबकि जो टेल पार्ट होता है अंदर की तरफ पाया जाता है। ये हाइड्रोफिलिक सिरा होता है। हाइड्रोफिलिक हेड, जबकि जो इंटरनल होता है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है। यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ पाई जाती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मेनली जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है कि लिपिड प्लस प्रोटीन का जो पार्ट होता है। ठीक है, अब इनका हम एक एक दो यूज़ देखेंगे। जो मेनली फास्फोलिपिड होता है, ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रदान करता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है मेम्ब्रेन में। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रदान करता है। फ्लूइडिटी, साथ ही जो फॉस्फोलिपिड में है इसमें जिगजैग मोशन पाया जाता है। इसका जो ये पार्ट है ये अपने सेंटर से ऐसे ऐसे मोशन करता है, ये ऐसे। ठीक है, एक तो फ्लूइडिटी प्रदान करता है, दूसरा जिगजैग मोशन करता है। ठीक है, जो ये प्रोटीन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन यांत्रिक सहारा प्रदान करता है सेल मेम्ब्रेन को, जबकि दूसरे जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उनमें से जो पदार्थ है, आयन है, वो आर पार जाने के काम में आता है। ये जो पाथ है, इसके से अंदर से आयनिक कंपाउंड मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं। ठीक है,
ये जो पाथ है आयनिक कंपाउंड के लिए रास्ता प्रदान करता है। साथ ही इसमें कोई पदार्थ आएगा और ये जो प्रोटीन है ये इस तरह मोशन करेगी। इस तरह मोशन करने से ये पदार्थ आंतरिक तरफ पाया जाएगा और जब ये वापस ब्लैक फ्लो करके वापस अपने वापस स्थान पर आ जाएगा। ठीक है। तीसरा फास्फोलिपिड जो बाइलेयर होती है लिपिड के अंदर, एक हमने नेक्स्ट लिपिड जो पढ़ा था फॉस्फोलिपिड के अलावा, वो दूसरा था मेनली था फॉस्फोलिपिड, दूसरा था कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है? ये जो जिगजैग मोशन है ये अपने स्थान पर आसपास जो गति करता है इसको नियंत्रित करता है कोलेस्ट्रॉल। साथ ही जब सेल के बाहर जो टेम्परेचर होता है गर्म हो जाता है तो वो सेल मेम्ब्रेन के मेल्टिंग पॉइंट जो क्वथनांक बिंदु है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि यह सेल मेम्ब्रेन बाहर के तापमान के अकॉर्डिंग अपने मेल्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करके जो गर्म वातावरण है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। कोलेस्ट्रॉल के ये दो मेन कार्य हैं, एक तो जिगजैग मोशन है उसको नियंत्रित करता है, साथ ही बाहर का जो गर्म तापमान है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। फॉस्फोलिपिड का एक काम हो रहा है, ये जो है वसा विलेय पदार्थों को अपने आर पार आने देता है। वसा विलेय पदार्थों को वसा विलेय जो पदार्थ होते हैं वो फॉस्फोलिपिड के आर पार आराम से जा सकते हैं, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है उसके लिए एक स्पेशल चैनल पाया जाता है, स्पेशल रास्ता पाया जाता है जो कि प्रोटीन के अंदर से होता है, जो कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। एक जो होता है ये इस तरह की जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में होते हैं, पदार्थ यहाँ आएगा, ये अपने गति करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ जब आएगा तो ये इंटरनल जो पार्ट है सेल का उसके अंदर चला जाएगा और ये वापस बैक फ्लो कर जाएगा। इसके लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, एटीपी यूज होते हैं। जो बैक फ्लो होएगा उसके लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है, इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी की ज़रूरत होती है। यह पदार्थों के निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गति करता है। निम्न सांद्रता से जब उच्च सांद्रता का प्रवणता की तरफ जो गति करेंगे जो पदार्थ, तो उसमें एटीपी की आवश्यकता होगी, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जबकि ये जो आयोनिक कंपाउंड है और वसा विलेय पदार्थ है जो सिंपल डिफ्यूजन अर्थात अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं। ये देख लो, ये हो गया अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें जो ये इंटीग्रल जो पेरिफेरल प्रोटीन है लिपिड से जो अटैच होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। जबकि जो प्रोटीन से प्रोटीन होती हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन हो गई, एक पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, ये जो दो अटैच होंगे ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा होंगे, नॉन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। प्रोटीन लिपिड आपस में कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, जबकि प्रोटीन प्रोटीन नॉन कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है। इसमें फास्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है जिसमें हेड पार्ट तो बाहर की तरफ जबकि टेल पार्ट अंदर की तरफ पाया जाता है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है दो तरह की पाई जाती है, एक परिधीय प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन, जबकि दूसरी इंटीग्रल अंगभूत प्रोटीन। पेरिफेरल जो प्रोटीन है लिपिड के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, जबकि प्रोटीन प्रोटीन दोनों आपस में नॉन कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। अब इसमें जो अंगभूत प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, उसमें 2 या 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें एक तो
स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन और एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं। जो वसा विलेय पदार्थ होते हैं वो तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू बाहर से अंदर की तरफ आराम से चले जाते हैं, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड हो गया जैसे H2 हो गया, HCl हो गया, ये जैसे आयनिक कंपाउंड है उनके लिए विशेष रास्ता पाया जाता है जो कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के माध्यम से होता है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में भी दो तरह की प्रोटीन होती हैं, जिसमें एक में एटीपी कंज्यूम होती है, दूसरे में एटीपी कंज्यूम नहीं होती है। जिसमें एटीपी कंज्यूम होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी, जो कि अपनी पदार्थ की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होती है। ठीक है, ये अपना हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन के कार्य पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्थात जो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्थात ये अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, अनयूजफुल जो चीज़ें होती हैं उनको अपने आर पार आने नहीं देता है, जबकि जो यूज़फुल होती हैं उनको अपने अंदर आने देता है। अर्थात जो टॉक्सिक पदार्थ जैसे हो गए, अर्थात पैथोजन जो हो गए, उनको अपने अंदर आने नहीं देता है, अर्थात पैथोजन से सुरक्षा करता है। दोस्तों, जो प्लांट जो सेल है उसमें सबसे जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। हमने लास्ट जो पहली क्लास थी उनमें उसमें आपने अध्ययन किया था। लेकिन जो एनिमल जो सेल होती है उसमें जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में सेल का शेप बनाए रखती है, सेल का शेप और साइज मेंटेन करती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो प्रोटोप्लाज्म बाहर की तरफ वो लगाता है, दाब लगाता है, स्फीत दाब, उससे एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन इसको बचाएगी। ठीक है, तीसरा जो यूज है सेल टू सेल सरफेस की पहचान करना, अर्थात जैसे ये एक सेल है, इसके पास जस्ट दूसरी सेल है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इनकी बाउंड्री को डिसाइड करती है, यानी कि इन दोनों को एकदम बिल्कुल टच में या फिर ओवरलैपिंग करने से बचाती है। ठीक है, ये सेल टू सेल सरफेस हो गया, इसकी पहचान करती है। दूसरा इसमें ट्रांसपोर्ट, मेन जो काम है वो है ट्रांसपोर्ट का काम। ट्रांसपोर्ट अब हम देखेंगे, ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार से होते हैं, वही सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको हम अभी यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मेन जो काम है सेल मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्ट का।
सेल मेम्ब्रेन का जो मेन काम है वो है ट्रांसपोर्ट का। इसमें हम देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, जब पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है, जैसे वसा विलेय पदार्थ है, फोस्फोलिपिड से जाते हैं। अभी हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा था कि फोस्फोलिपिड वसा विलेय पदार्थों को अपने अंदर से आर पार जाने देता है। इसे ये है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। ठीक है, इसमें कोई भी वाहक प्रोटीन, जो कि हमने इनमें पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड है विशेष रास्ते से अर्थात प्रोटीन के माध्यम से होते हुए जाते हैं अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ। लेकिन इसमें जो है वसा विलेय पदार्थ फोस्फोलिपिड के माध्यम से अपने आर पार चले जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के जो आउटर पार्ट है उससे इनर पार्ट की तरफ आराम से चले जाते हैं। इसमें कोई भी वाहक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें पदार्थ जाते तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ही हैं, लेकिन इसके लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पढ़ा था कि कुछ एक जो प्रोटीन होती है उसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। जब पदार्थ अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो एटीपी कंज्यूम होती है, एटीपी की आवश्यकता। ठीक है, और ये जो होते हैं ये आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर H2O। ठीक है, इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। दूसरा, वाहक प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, विशेष प्रोटीनों के माध्यम से होता है। एग्जाम्पल फॉर Na+ K+ पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, मेन काम जो है सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट का होता है, पदार्थों का अंदर से और बाहर से अंदर की तरफ आवागमन का होता है, या फिर अंदर से बाहर की तरफ आवागमन का होता है। ठीक है, ये मेनली सेल मेम्ब्रेन के हमने कार्य देख लिए हैं। ठीक है, एक कार्य एक्स्ट्रा जो है वो ये है कि जब फोस्फोलिपिड के माध्यम से जो जिगजैग मोशन पाया जाता है या जो फ्लूइडिटी पाई जाती है, उसके माध्यम से अनेक जैसे मेम्ब्रेन अपनी साइज में जो वेरिएशन करता है उसको। दूसरा, मेम्ब्रेन अगर कहीं से डैमेज हो जाए तो रिपेयरिंग को। तीसरा, सेल डिवीजन। इनको समझने में जो फोस्फोलिपिड का जो फ्लूइडिटी या जिगजैग मोशन है वो सहायता प्रदान करती है। तीसरा, इन द एंड ये एक कार्य हो गया। ठीक है, ये हमने सेल मेम्ब्रेन के कुछ एक कार्यों का अध्ययन किया था। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।